अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि कल मैंने ज़िक्र किया था कि आज इंशाल्लाह हम कैंसर के हवाले से, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्राइन कैंसर्स हो, सर्वाइकल या और दूसरे, इन पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सहर फातमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। डॉक्टर सहर फातमा ये प्रोफेसर हैं गायनाकोलॉजी की और उसके अलावा कंसल्टेंट कैंसर सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है, मैं चाहूँगा कि हम पॉइंट पर बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैंसर्स की हम बात करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो कौन सा देखने में आता है? देखिए, अगर हम कैंसर्स की बात करें तो औरतों के डिफरेंट कैंसर हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर है, इंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये रेट वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के ओरिजिन के लिहाज से, उनके लाइफ स्टाइल के लिहाज से। हम देखें, ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तान एशिया में लीड करता जा रहा है। उसकी वजह फिर जाहिर सी बात है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, मेडिकल केयर टाइम पे नहीं ली जाती। लेकिन अगेन ओवेरियन कैंसर भी बहुत कॉमन है, इंडोमेट्रियल कैंसर भी, इन सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग एज में शादियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई हम प्रिकॉशंस नहीं लेते, तो सर्वाइकल कैंसर का रेट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अच्छा, इसकी अलामात अमूमन क्या होती हैं? जब हम सर्वाइकल या सर्विक्स कैंसर की बात करते हैं तो इसकी अलामात क्या है? सर्वाइकल कैंसर हम आम ज़बान में कहेंगे ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। बेसिकली इसमें जो पेशेंट को सिम्टम आ रहे होते हैं वो देखें, वजाइनल डिस्चार्ज बहुत कॉमन होता है, इसलिए हम कहते हैं जब भी वजाइनल डिस्चार्ज है, जिसको आम ज़बान में लिकोरिया शायद कहते हैं, उसको आप रूल आउट कराने, ये एक सिम्टम हो सकता है। फिर अगर लिकोरिया में, वजाइनल डिस्चार्ज में आपको ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इरेगुलर है, पेन की औरतें बहुत कंप्लेन करती हैं कि एक डल सा पेन है, वजह समझ नहीं आ रही मगर कंटिन्यूस पेन रहता है, तो इन मामलों में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि ल्यूकोरिया भी एक अलामत में से है, तो अलामत में से है, तो ल्यूकोरिया क्योंकि कंसिडर किया था कि नॉर्मल है, अमूमन हम बात करते हैं, तो क्या इसमें कोई ख़ास एबनॉर्मेलिटी आ जाती है? ल्यूकोरिया में भी कोई स्पेसिफिक टाइप है? देखिए, लिकोरिया एक हद तक नॉर्मल होता है, मगर अगर आप में उसके साथ आपके उसमें स्मेल आ रही हो, हम तौर पे हम कहते हैं फिशी ऑर्डर, यानी मछली जैसी स्मेल आ रही हो, उसके साथ खारिश हो, जलन हो, या कभी कभी उसमें खून आता है, या फिर वो उसके रंग चेंज होता है, जैसे बहुत ज़्यादा पीले रंग का हो जाए, उसमें ब्राउन रंग का हो, या इनको थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीक्स आ रहे हों, ये वो सब चीज़ें हैं जिसपे आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि ये नॉर्मल लिकोरिया नहीं है। अच्छा, अमूमन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस प्रेफर की जाती हैं रूल आउट करने के लिए? देखिए, जब भी सर्वाइकल कैंसर के लिए हम कहीं, मैं कहूँगी कि हमारी पॉपुलेशन में अल्ट्रासाउंड की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा है। जीपीज़ के पास भी जाती हैं, कभी कभी पेशेंट खुद वॉक इन भी अल्ट्रासाउंड करा के लिए आती है, तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास पेशेंट पैप स्मेयर के लिए तो आ नहीं रही, एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड करवा लेती है, तो हमें आइडिया हो जाता है। सॉरी, वर्ड यूज़ किया, थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा। देखिए, पैप स्मेयर बच्चेदानी का जो सर्विक्स का जो कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का, ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कैंसर में जाने से पहले हम उसको पकड़ भी सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। उसको पकड़ने के लिए यूजुअली दुनिया भर में हर 3 साल में, एक एज ग्रुप तक 45 ईयर्स तक हर 3 साल बाद, और 45 के बाद जब तक मीनोपॉज नहीं आ जाता, 5 साल में औरतों के बच्चेदानी के मुंह का एक टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पैप स्मेयर। ओपीडी प्रोसीजर होता है, आप डॉक्टर के पास वॉक इन चले जाएंगे, वो पैप स्मेयर लेता है, उसमें कुछ खुलिये लिए जाते हैं बच्चेदानी के मुंह से, और इनको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, पैथोलॉजी के लिए। अगर ये नॉर्मल है तो आपको कोई मसला नहीं है, आप हर 3 साल में इसको चेक कराते रहें। अगर खुदा न खासा ये अबनॉर्मल है तो उससे आगे टेस्ट हो सकता है। इसके अबनॉर्मल होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन ये आपको कैंसर से पहले वाला स्टेज भी पकड़ लेगा। तो अगर हम ये रूटीन करवाते रहें, अगर आपने आज तक नहीं कराया तो एक दफ़ा अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके पैप स्मेयर का पूछें और ज़रूर कराएं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, या इवन और अभी आपने जैसे सर्वाइकल का या यूट्राइन कैंसर्स में, तो इसमें जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, या तो इसको पूरा निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो है वो प्रेफर की जाती है, तो अमूमन इसका ड्यूरेशन क्या होता है दौरानिया? देखिए डॉक्टर साहब, स्टेज डिपेंड करती है। शुरू के स्टेज में हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, हर स्टेज में सब कुछ नहीं निकाला जाता। अगर इस तरह का कैंसर है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम कहते हैं नहीं है, या पेशेंट की हमने एज देखनी है, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल देखना है, यानी उसके बच्चे हुए हैं नहीं हुए, और अगर कैंसर एडवांस स्टेज नहीं है तो कभी कभी हम कंजर्वेटिव सर्जरी भी करते हैं, यानी कुछ हिस्सा कैंसर का निकाल दिया, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए भेज दिया। मगर कुछ कैंसर्स में जहाँ पे कैंसर्स बढ़ जाते हैं, ख़तरनाक होते हैं, तो हम आमतौर पे इसको निकाल देते हैं पूरा। कीमोथेरेपी डिपेंड करती है, कभी कभी कीमोथेरेपी हम कैंसर से पहले देते हैं। उसका मकसद ये होता है कैंसर टिश्यूज़ थोड़े से छोटे हो जाएं, फिर हम सर्जरी करें।
कुछ केसेस में सर्जरी होने के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। अच्छा, जो बाद में कीमोथेरेपी हम देते हैं उसके दो मखाज़त होते हैं। एक तो ये कि जहाँ कहीं और फैला हुआ है उसको हम सिकुड़ें, थोड़ा छोटा कर दें। सेकेंडली एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सी माइक्रोस्कोपिक जगहें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही, तो हम प्रोफाइलेक्टिक भी दे देते हैं, यानी हम एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी देते हैं। डिफरेंट करता है ड्यूरेशन कितनी देनी है, आया कि हमने रेडियोथेरेपी देनी है, हमने कीमोथेरेपी देनी है, और फिर कितनी ड्यूरेशन के लिए देनी है। अच्छा, तो दोनों एक साथ भी दी जाती हैं? देखिए, कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में हम दोनों साथ देते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर के केसेस में, एडवांस केसेस में ऐसे हो सकता है, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर में जब इसको ऑपरेट अगर कर दिया जाए तो उसके बाद क्या कंसीव किया जा सकता है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर अगेन मैंने कहा जो अर्ली स्टेज है और जो यंग पेशेंट में होता है, जिनमें बच्चे चाहिए या अनमैरिड हैं, उनमें हम एक तरह की कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बेबी हम सिजेरियन सेक्शन के लिए कर लेते हैं। कुछ हालात में ऐसा भी होता है कि सी सर्विस डायग्नोस हुआ है, पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो फिर हम प्रेगनेंसी को लेकर चले जाते हैं अर्लियर वीक तक, जहाँ तक हम ले जा सकें, और उसके बाद फिर हम सिजेरियन सेक्शन करके बेबी आउट करते हैं और तभी हम पूरा इन ब्लॉक रिमूव कर देते हैं। लेकिन प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि माँ की जान महफूज रहे, माँ बचे। जी बिल्कुल, बेनिफिट रेशियो में जज किया जाता है। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट की जब हम बात करते हैं तो ओवेरियन सिस्ट भी कैंसर्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना? और ऐसी सूरत में अगर किसी एक साइड पे ओवरी इन्वॉल्व है जिसमें कैंसर हो गया है, उसको अगर आप निकाल देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में कंसीव होने में कोई इशू तो नहीं होता? देखिए, अगर ओवरिन कैंसर में अल्लाह ताला ने औरत को 2 ओवरीज दी हैं, 2 ट्यूब्स दिए हैं, तो ये एक तरह से अगर किसी कैंसर ना भी हो, किसी और सर्जरी में भी ओवरी निकल जाए, तो एक ओवरी से भी कंसेप्शन के चांसेस हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमने दोनों ओवरी से निकाली, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें हम उनके एग लेके प्रिजर्व भी कर लेते हैं, यानी आप रेफ्रिजरेट कर लेते हैं और उसके बाद जब वो चाहेंगी तो हम आईवीएफ में। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं नादिया बोल रही रावलपिंडी से। ये जहाँ से शहर साहब जो उनका ये जो मौजूद है, ये भी यानी ना मेरे साथ ही ऐसा चल रहा है। जी जी। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मेरे साथ ना वो लकोरिया टाइप आता है, इसमें थोड़ा सा ना कभी कभी ब्लड आ जाता है, तो कभी कभी ब्लड आ जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई ना इसके साथ ना उन्होंने फिर उनके ड्रिप, अब मेरा ना गवर्नमेंट प्राइवेट 3 साल हो गया था, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब मेरा ना प्राइवेट इलाज हो रहा है। प्राइवेट इलाज से वो बता रहे हैं कि वो ड्रिप वगैरह से ना इंफेक्शन खत्म कर रहे हैं, तो अंदर रखने के लिए ना मेडिसिन दे रहे हैं ना टीके वगैरह के साथ ना अंदर रखने के लिए, तो उससे ठीक हो सकता है जी इंफेक्शन वगैरह? जी डॉक्टर सहर, आप क्या कहें? जी, बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का। देखिए, अगर आपको खून की शिकायत है लिकोरिया के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंसर ही हो, लेकिन अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होता है तो सारी सी बात है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। मगर मेक श्योर कि आपके पैप स्मेयर का टेस्ट हो गया हो। बार बार कहती हूँ, ये टेस्ट बहुत ईजी है, आपकी क्लिनिक में हो जाता है, इसमें कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं करना पड़ता लंबा चौड़ा, तो वो ज़रूर करा लें, क्योंकि ये जो लिकोरिया या वजानल डिस्चार्ज होते हैं, ये एक इंडिकेशन होती है कि अगर ये अनट्रीट रहें तो कुछ अरसे में ये इन्फेक्शन के डिफरेंट टाइप में चेंज हो सकते हैं, जैसे HPV का इन्फेक्शन, जो कि आगे जाके सर्वाइकल कैंसर भी बना सकता है। अच्छा, एक जैसे अभी आपने बात की कि कीमोथेरेपी की जाती है, इसका नॉर्मल 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, मेरा ख्याल से। तो अमूमन लोग बात ऐसा होता है इसको क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाते, बीच से छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिस ऑर्गन में होती है ना वहाँ नहीं ठहरती, ये फैलती है और दूर दराज भी फैलती है। वो खून के ज़रिए या लिम्फ नोड के ज़रिए बीमारी होगी आपके यूट्रस में, मगर आपके लंग्स में जा सकती है, बोन्स में, ब्रेन तक में चली जाती है। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की डोज डॉक्टर कैलकुलेट करता है, हर पेशेंट की इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट होती है आपके कैंसर के टाइप के लिहाज से। तो जो डोज डॉक्टर दे रहे होते हैं उनका मकसद ये होता है, जो डोजेज़ हम निकालते हैं वो डोजेज़ होती हैं जो उन बॉडी पार्ट्स को कवर कर लें जिनके लिए हम कंसर्न हैं, तो उनको आप पूरा कोर्स ही लें। अगर बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं, जैसे बहुत से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान होकर छोड़ भी देते हैं, हम उनसे कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा से हम आपका CT MRI करा के देखेंगे, जो ज़रूरत होगी फिर उसके लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर फ़र्ज़ करें 1 महीना उन्होंने कीमोथेरेपी की और उसके बाद छोड़ दिया, चाहे वो साइड इफेक्ट की वजह से, तो ऐसी सूरत में जब दोबारा शुरू करते हैं तो फिर वही 4 महीने का ड्यूरेशन करना होता है या रिमेनिंग टाइम? ऐसा नहीं होता, जो रिक्वायरमेंट है। अगर वो पहली वाली कीमोथेरेपी, एक्चुअली हम कहते हैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करें। देखिए, एक चीज़ को छोटा कर रही है कीमो या रेडियोथेरेपी, तो उसको प्रोग्रेसिवली छोटा
छोटा होने दें। आपने छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है वो दोबारा बढ़ेगा, लेकिन फिर अगेन हम पहले टेस्ट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं कि मुझे बिल्कुल 0 मीटर आना पड़ेगा, मगर बेहतर है कि आप गैप नहीं दें कि ये भी हो सकता है कि वाकई अब आपको ज़्यादा डोजेज हमें देनी पड़ जाए। अच्छा, दूसरा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सूरत में जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखने में आते हैं कि जी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन में चेंजेस आ जाती हैं, बाद रैशेस भी होते हैं, तो ये चीज़ें क्या रिवर्सिबल है या ये आगे कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद भी ये चीज़ साइड इफ़ेक्ट के तौर पर रहती है? देखिए, फीमेल्स का या मेल भी हो तो बहुत कंसर्न होता है एलोपेशिया यानी बाल गिरने के बारे में, क्योंकि कीमोथेरेपी से बाल कम हो जाते हैं। देखिए, आपने इलाज तो कराना है। अब कोल्ड कैप थेरेपी भी आती है जिसमें हम पेशेंट के बाल पहले ही छोटे करा के कोल्ड कैप थेरेपी दे देते हैं ताकि बालों की रूट्स बच जाएं, और बाद में जब इंशाल्लाह कीमोथेरेपी खत्म हो जाएगी तो वो दोबारा ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन ये रिवर्सिबल है। जी, ये रिवर्सिबल है। इसका मतलब एलोपेशिया जो होता है, ज़्यादातर कीमोथेरेपी वाला एलोपेशिया में बाल बाद में वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक आप कॉस्मेटिक्स कोई यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मेटिक कवर कर सकते हैं। सेकेंडली बात ये होती है कि जो आपका वज़न कम हो रहा होता है, क़ुव्वत मदाफ़त कम हो रही होती है, कुछ की स्किन बोन, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, उनमें से कुछ के 100% रिवर्स हो जाते हैं, कुछ के 50% रिवर्स होते हैं, लेकिन आपने उसको फ़ाइट तो करना है। जब आप इस ड्यूरेशन से गुजर रहे होते हैं, मुश्किल होता है कि एक खूबसूरत लड़की है, उसके अंदर चेंजेस एकदम से आने लगती हैं, बाल झड़ते हैं, जो बालों के लिए हर कोई बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन थोड़ा सा आपने सब्र और बर्दाश्त से करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हो तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आपके बालों को रूट्स बचा सकते हैं, हम रीग्रो करते हैं। बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं आयशा कराची से बात कर रही हूँ। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा ये सवाल था कि मुझे 1 साल हो गया है शादी को, और मैं मतलब अपने शौहर को कुछ करने नहीं देती, तो डरती हूँ बस। अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, देखिए, हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट होते हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, वो आपकी कुछ काउंसलिंग करेंगी जो इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अलावा हो सकता है कि कोई वजह भी हो, बहुत सारी वजहें होती हैं, बीमारियां होती हैं जिनमें पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा होता है, जैसे इंडोमेट्रोसिस है, तो वो डर रही होती हैं। तो एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट को प्रॉपर्ली दिखा दें, वो आपकी प्रॉब्लम को रूल आउट करेगी, और अगर ज़रूरत होगी तो आपको काउंसलिंग भी। अच्छा, हिस्टेक्टमी जो है यानी बच्चेदानी का निकाल देना, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस या कोई और वजह से हो, ऐसी सूरत में कहा जाता है कि हार्मोन वेट गेन होने लग जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, इसके वेट गेन? देखिए, वेट गेन के लिए अब हर कोई बहुत कॉन्शियस है। हम पेशेंट से कहते हैं अपने 0 साइज़ नहीं होना, अपनी हेल्दी बॉडी लेके आनी है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, आपको बिल्कुल 0 साइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली बात यह है कि देखें, जब आपकी ओवरीज निकल जाती हैं, ओवरीज आर द ब्यूटी हार्मोन्स ऑफ फीमेल, तो सारी बात है जब आप यूट्रस के साथ अगर ओवरीज निकाल देते हैं तो बॉडी में चेंजेस आती हैं। मगर बॉडी को कभी कभी सिजेरियन सेक्शन को भी लोग इस बात से रिलेट करते हैं कि क्योंकि मैंने सिजेरियन सेक्शन करा लिया इसलिए मैं मोटी हो गई। ऐसा नहीं है, यानी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जी, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, ऑफ कोर्स आती हैं, लेकिन आपने उससे कम्पीट करने के लिए बहुत से और तरीके हैं। देखिए, वजन एक चीज़ से कम नहीं होता, आपकी डाइट भी है, आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर हैं, आपकी हार्मोनल मेडिकेशन भी हो सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल भी है, डेली लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगी तो यू कैन मेंटेन वेट। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका वजन बढ़े ही, हम लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, तो ये एक मेन रीज़न होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं, बाद में मेरे पास भी पेशेंट्स की कॉल आई, उनके कंसर्न ये था कि जो मीनोपॉज है, क्या इस प्रोसेस को डिले किया जा सकता है अगर आपकी जो साइकिल्स हैं वो एक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल और डिटोरेशन की तरफ जाने को हैं, तो क्या इसको डिले किया जा सकता है इस प्रोसेस को? देखिए, जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो यूजुअली 51 ईयर्स की एज में और कुछ को 1-8 साल पहले या बाद में मेंसेस बंद हो जाते हैं। अगर बहुत यंग एज में हो रहा है, जैसे 40 की एज में हो रहा है, 45 की एज में होते हैं, तो पेशेंट कंसर्न हो जाती है कि इतनी जल्दी मेनोपॉज आ रहा है, तब हम कुछ हार्मोनल सपोर्ट मेडिकेशन दे देते हैं। बेसिकली FSH, LH 2 हार्मोन्स होते हैं जो हम करा के डिसाइड करते हैं कि आया अब हमने दवाएँ देनी भी हैं या नहीं। अगर 51 हो गई है आपकी एज और आपके मेंसेस यूजुअली ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या बंद हो रहे हैं, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर, आप उसको होने दें। देखिए, जो ओवरीज ने जो काम करना था, अब उसके लिए हम उसको कहते हैं आप 1-8 साल पहले से मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दें, और इसके अलावा कुछ फूड्स भी होते हैं वो भी आप ले लें।
तो जो ओवरीज का काम खत्म होना है वो तो एज के साथ खत्म होना है, लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देंगी, वो डाइट लेंगी जो नेचुरल डाइट्स हैं, जो आपकी ईस्ट्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, नॉर्मली बस लास्ट में चाहूँगा एक क्वेश्चन आपसे कि अमूल ये होता है कि साइक्लिक डिस्टर्बेंसेस देखने में आती हैं और अब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जी आपके डेज ऊपर हो गए, 10 डेज ऊपर हो गए या कम ज़्यादा, तो ये इसको नॉर्मल कंसिडर करना चाहिए या इवेलुएट कराने की ज़रूरत है? देखिए 2-3 दिन का डिफरेंस तो नॉर्मल होता है, और कभी कभी 1 वीक का डिफरेंस भी हम कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी बहुत रेगुलर साइकिल हो रही है, इरेगुलर हो गई हैं, क्योंकि शुरू में वो थोड़ी इरेगुलर होती है, थोड़ी लेट आती है, फिर होते होते ज़्यादा लंबा चली जाती है। तो ठीक है, आप उसको दिखा दें डॉक्टर को, वो आपके हार्मोन्स चेक करा लेंगी, आपका हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो रूल आउट हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर सर, एक कोई 1 लाइन मैसेज आप देना चाहेंगी इस पर्टिकुलरली कैंसर के हवाले से, लोगों में अवेयरनेस के हवाले से? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कैंसर का जब भी कोई नाम सुनता है, चाहे मर्द हो या औरत है, बहुत सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए ये एक जंग है और आपने ज़िंदगी के लिए जंग लड़नी है, जो खुदा का भी हुक्म है और हदीस भी है कि आपने आखिरी वक्त तक कोशिश करनी है। वो डिप्रेशन का फेस तो है, लेकिन इसी चीज़ को एक तो आपने लड़ना है। सेकेंडली फैमिली से कहूँगी, ये पेशेंट जिनको कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है वो बड़ा डिप्रेसिंग है, हमारे लिए कहना आसान है, उनके लिए इसको बेयर करना बहुत मुश्किल है। तो यू हैव टू गिव देम वेरी मच सपोर्ट। सपोर्ट बहुत तरह की होती है, आप उनको मोरल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं, उनको लाइफ की तरफ भी लेकर आ रहे होते हैं। ये जंग मुश्किल है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह हम डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। ओरल हाइजीन के हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशंस किए हैं, तो कल डेंटिस्ट हमारे साथ होंगे जिनके कंसर्न्स हैं दांतों के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से, वो हमें कल कॉल कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।